से नंबर हमारी भारतीय भूगोल की 22। तो 22 तारीख आज 22 तारीख 22 क्लास 22 तारीख 22 क्लास गजब खास बात अच्छी तारीख आज अच्छी डेट दैट इज माय फेवरेट डेट वगैरह 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 22 जनवरी तो नहीं आज दिसंबर है ना अच्छा 22 जनवरी फरवरी अच्छी डेट लग रही भारतीय भूगोल सुन लो इंडियन जियोग्राफी आज हम क्या पढ़ रहे हम पढ़ रहे लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने ये पढ़ लिया जहाँ तो सुना आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा ठीक अच्छी बातें तो आप रोज ही बताओ समझ में देख लो सुनो तो जो आज हम पढ़ने वाले कि यार ये जो पठार पठार तो हमने कल पढ़ लिए थे बहुत सारे कल हम लास्ट में जाते जाते शायद मालवा का पठार लास्ट में छोटा नागपुर का पठार पढ़ा था 3 पठारों का अध्ययन कर लिया 3 पठारों का अध्ययन शायद आज करवाऊंगा मैं 3 पठार हाँ 3 या 2 पठार तो 2 पठार पढ़ाऊंगा केवल आज 2 पठार ही पढ़ा पाऊंगा उसके अंदर ही सारे सम्मिलित खत्म कर दूंगा पठार एक क्लास हो सकता है पठार का उसके बाद सब खत्म इतना पता होना चाहिए एक छात्र को मेरे हिसाब से पता होना चाहिए इतना समझ में आया बात इससे ज्यादा जान लो तो कोई बुराई नहीं है और जब बार बार रिवीजन करते रहते हैं ना तो नॉलेज हो ही जाती है समझ में आया बात है ठीक लेकिन जब एक्स्ट्रा ज्ञान घुसाता हूँ ना उसमें वो बड़ा कमाल का हो और काम का हो समझ में आया बात है इसलिए लिखते रहा करो वो मुझे न्यूज़ से मिलता रहता है मैं न्यूज़ भी बहुत पढ़ता रहता हूँ ना लोकेलिटी वाली भी पढ़ लेता हूँ कभी कभी नहीं जाती समझ आई बात तो सुनो ध्यान से आज हम पढ़ने वाले भाई तीसरे नंबर 2-3 पठार पढ़ ले ना चौथे नंबर का आज हमारे पठार का नाम है चौथे नंबर का जो हमारा पठार है उस चौथे देखो 4 नंबर लिखा हुआ यहाँ लिखा हुआ दंड कारण्य का पठार ऐसे लिखा हुआ दंड आए समझ में कारण्य का पठार दंड कारण्य कहते दंड कारण्य शब्द ना 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ दंड प्लस अरण्य अच्छा अरण्य हो अरण्य अरण्य सब छिपा हुआ इसके अंदर हाँ छिपा हुआ अरण्य अरण्य का मतलब वो दंड का मतलब वो सजा और अरण्य का पता क्या मतलब वो अरण्य का मतलब वो जंगल आया समझ यानी सजा देने वाला जंगल जंगल है हाँ 39,000 39,000 मतलब 39,000 बैठे 39,000 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है दंडकारण्य का पठार दंडकारण्य के पठार की ये विशेषता इसके उत्तर में महानदी बहती है महानदी आप जानते हो कहाँ से निकलती है अमरकंटक चोटी के पास से निकलती है समझ में आ बात है और यहाँ चलती है और महानदी का जो डेल्टा ना बहुत फेमस और पॉपुलर डेल्टा ये मैं आपको जब समझाऊंगा जब हम नदियों वाला अध्ययन कर रहे होंगे समझ में आया बात या महानदी का ये महानदी ना महानदी के दक्षिण में पड़ता दंडकारण्य का पठार दंड कारण्य इसका मतलब सजा देने वाला पठार इसे ना कुछ इस संदर्भ में भी समझा जा सकता अगर हम इसका कल्चर इफेक्ट देखो तो दंडकारण्य का ये मतलब इसका संबंध सीधा इसका जिक्र ना महाभारत के अंदर और रामायण के अंदर भी किया गया रामायण को जब पढ़ते उसके अंदर बताया गया था लक्ष्मण सीता और राम ना यहाँ से वनवास को जब भेजा गया था ना यहाँ उन्होंने 10 साल गुजारे थे कितने साल आया समझ में कुछ और साक्ष्य तो जानकारी मिलती है कुछ और ग्रंथ बताते हैं कि यहाँ ना दंडकारण्य नाम का दंडकारण्य नाम का एक राक्षस रहा करता था राक्षस समझ में आया बात या जिसको सजा देनी हो दंडकारण्य के जंगल में भेज दो समझ में आया बात वीरान सुनसान इलाका दंडकारण्य पठार ने जो दंडकारण्य पठार इसकी एक विशेषता इसका अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ में फैला हुआ किसके अंदर ये बात आपको पता होनी चाहिए जरूरी नहीं है पूरा का पूरा दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ में लेकिन अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ में फैला हुआ ये आपका दंडकारण्य पठार जो महानदी उसकी दक्षिण में पड़ता देखिए छत्तीसगढ़ उड़ीसा महाराष्ट्र तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इनके सबके अंदर फैला हुआ लेकिन सर्वाधिक मात्रा में ना इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के अंदर दंडकारण्य पठार 39,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ दंडकारण्य पठार ना उसके अंदर रहने वाली जनजातियों के लिहाज से बहुत ज्यादा मात्रा में फेमस है दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ के दक्षिण में ना दंडकारण्य पठार के अंतर्गत महान महान जनजातियां रहती है जिनका दूर दूर तक आज भी भारतीय संविधान से और भारतीय कार्य प्रणाली और भारतीय शासन प्रणाली से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है यहाँ की जनजातियां ना बड़ी फेमस है ओम झमड़िया इन जनजाति का नाम है वहाँ की ओम झमड़िया नाम की जनजाति पहाड़ भी है पर्वत भी है नाम रखे गए जनजाति के नाम पर पर्वतों के नाम रखे गए बहुत मस्त प्रकार का डांस करती है उनका डांस सिखाता हूँ तुम्हें यार छोड़ देखो कैसा डांस करती है घोर नृत्य करती है वहां की जनजाति घोर नृत्य करती है और तुमने देखा हुआ ना जो देखा हुआ तुमने टीवी में देखा हुआ देखते हैं देखो कैसा नृत्य करती है यहाँ की जनजातियां
ये जनजाति यहाँ की मांडिया जनजाति, इस जनजाति का नाम है मांडिया जनजाति। ये देखिए जनजाति इस तरह, ये मांडिया जनजाति गौर नृत्य करती है। गौर नृत्य देख लो, मांडिया जनजाति ध्यान से देखो चे, ये गौर नृत्य, ये सींग से लगा कर करती है ना नृत्य, इसे गौर नृत्य कहते हैं। ये जनजातियां बहुत फेमस और पॉपुलर है। लेकिन देखिएगा इनके लिए समस्या तरह तरह की खड़ी हुई, और ये ना अब अपनी इनकी जो जनजातियां थी, कुछ जनजातियां तो ऐसी ही उनकी केवल, कुछ जनजातियां तो जंगलों के अंदर ऐसी मौजूद है, उनके केवल 7-8 लोग ही बचे हुए, समाप्ति की ओर। समाप्त क्यों? इनके स्वास्थ्य के कारण। देखिए जैसे जल, मैं ऐसे भी इंसानों को जानता हूँ यहाँ ना, कुछ ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने 10,000 साल पहले पृथ्वी पर कैसे लोग रहा करते थे। क्रिटिसिस काल में, क्रिटिसिस काल के आसपास 10,000 साल पहले पृथ्वी पर कौन लोग रहा करते थे, ऐसे लोग पृथ्वी में मनुष्य रहा होगा। तुम सोचो 10,000 साल पहले मनुष्य कैसा रहा होगा। ऐसे लोग वर्तमान समय छत्तीसगढ़ के अंदर दक्षिण भाग में रहते हैं। आज भी उनकी वास्तविक स्थिति ऐसी है। वो ना आप जैसे और हम जैसे लोगों में बनना नहीं चाहते, उलझना नहीं चाहते हैं। इसलिए ना वे माओवादी विचारधारा के लोगों में, माओवादी विचारधारा, मैंने तुम बता रखी माओवादी विचारधारा, इंटरनेशनल रिलेशन बताई थी, माओवादी विचारधारा हो, समझ में आई बात। वे दूर दूर तक किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहते, अपने आप स्वयं प्रकृति को अपना रक्षक मानते हैं। ऐसे लोग आज भी वर्तमान समय में यहाँ मौजूद है छत्तीसगढ़ के अंदर, इनके लिए बहुत फेमस हैं। समझ में आया बात ये? इतना ही नहीं, जो छत्तीसगढ़ के अंदर दक्षिण भाग में रहने वाले सुकमा जिला, नारायणपुर जिला, ये 2 फेमस जिले। सुकमा जिले के अंदर कुछ ऐसी जनजातियां रहती है जिसका कोई दूर दूर तो कोई हिस्सा नाता नहीं है। इसके अंदर आम झाऊ की जो पहाड़ियां ना, पहाड़ियां नारायणपुर जिले में पड़ती है। वर्ष 1980 तक उन्हें पूरी तरह बंद करके रखा गया था, 2009 तक भी पूरी तरह बंद करके रखा गया। 2009 के अंदर उस पहाड़ियों के गेट खोल दिए गए। बड़ी सुंदर सुंदर पहाड़ियां, दिखा दू ऐसा समझ में, देखो क्या हुआ, बताओ। बताओ 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 क्या कह रहे हैं। क्यों? ये तो जानना चाह रही, आप जरूर जानना चाह रही। देखो एक दृश्य और दिखाने जा रहा हूँ तुम, ध्यान से देखना। ये जंगल दिखाई दे रहा, इसे बोलते हैं अबू झामा, अबू झमाड़ पर्वत है, जंगल है। पहली बार 2009 में खोला गया, कोई जाने की अनुमति नहीं आती। यहाँ के ना जो जनजाति के लोग, अबू जो ना अबू अबू झामा झमाड़, ये जनजाति इतनी खतरनाक, तुम्हारे जैसे इंसान को कच्चा भून कर खा जाती है। इसलिए इनकी गेट आज भी ना कोई मतलब नहीं है। अरे भाई ऐसी जनजातियां जो 10,000 साल पहले मनुष्य का अस्तित्व कैसा रहा होगा पृथ्वी पर, आज भी ऐसे लोग रहते हैं यहाँ से। सोच लो, वो आदि मानव की तरह चलता होगा, उसकी तरह खाता होगा, उस तरह जीता होगा। यानी पूरा पाषाण काल से पहले के, सिंधु घाटी सभ्यता तभी पहले के लोग रहते हैं आज भी इस जंगल में। ये हमारा दंडकारण्य का पठार है। इतनी तो जानकारी होनी चाहिए। कहाँ कहाँ कौन सी, अभी मैंने एक जनजाति का नाम बताया, तुम क्या नाम बताया? मांडिया, जो गौर नृत्य करती है, बड़ा सुंदर नृत्य हो। अभी दिखाया तो नृत्य, देखो छत्तीसगढ़ का मैप दिखाता हूँ। छत्तीसगढ़ का मैप दिखाई दे रहा तुम, छत्तीसगढ़ का जी, बहुत सारे जिले छत्तीसगढ़ में, सबसे दक्षिणी भाग में रहती है जनजाति, छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी भाग के अंदर रहती है। समझ में आया बात है? ये जनजाति, लेकिन समस्या बस इस जनजाति के सामने एक ही आई, क्या 39,39,000 किलोमीटर के स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है पूरा का पूरा। जनजाति के सामने पता क्या समस्या है? अच्छा दिखा, एक और फोटो दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ तो यूपीएससी ने सवाल पूछ रखा है, दिख रहा है? इसका नाम है जंगली भैंसा। पूरी दुनिया में केवल 4,000 ही बचे हुए। ऐसे समझ लो, यह इन पहाड़ी इन जंगली भैंसा, जिसका नाम जंगली भैंसा, ऐसे समझ। यूपीएससी ने सवाल पूछ रखा है इस पर, जंगली भैंसे पर। याद रखना बात यह क्यों, क्योंकि ये ना समाप्ति की तरफ, ये जंगली भैंसा क्या बोलते हैं, ठीक। देखो जंगली भैंसा है, ठीक। 4,000 से भी इनकी संख्या पूरी दुनिया में कम रह चुकी, ये भी समाप्ति की ओर। अब जनजातियां तो समाप्ति की ओर, यहाँ रहने वाले जीव जंतु भी समाप्ति की ओर। मनुष्य का हस्तक्षेप इन जंगलों के अंदर इतना पहुंच चुका, इतना बढ़ चुका ना, ऐसे उन्होंने इन जनजातियों को मार डाला। समझ में आया बात? या जो हमारी कल्चर था, हमारी संस्कृति थी, जनजातियों को पूरी तरह खत्म कर दिया। इसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सके
कि यहाँ की सरकार के, यहाँ की रहने वाली जनजाति को ना सरकार के द्वारा एसटी के अंदर शामिल किया गया और सबसे अति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा गया। भारत सरकार के द्वारा इन यहाँ के रहने वाली जनजातियों को अति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा गया। समझ में आ बात है? ठीक। और स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया ना, इस पे स्पेशल संरक्षण दिया गया यहाँ की रहने वाली जनजातियों को। समझ में आ बात है? एक ही बात बता दो, मुझे समझ में आ रही नहीं आ रही। मैं तुम्हें ना दंडकारण्य पठार नहीं पढ़ा रहा, यहाँ की विशेषताओं तो भी रूबरू करवाना चाहता हूँ, ताकि तुम जीवन काल में कभी छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले और नारायणपुर जिले में जाने का तुम्हें मौका मिले ना। और जो ओम झाऊ माड़ का जंगल है, इसके अंदर जाने का मौका मिला। अब तो खोल दिया 2009 में, जा सकते हो डोर टू, लेकिन जाना मत बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि सुकमा का अटैक सब जानते हैं, सीआरपीएफ भी जवानों को किस तरह मारा था, 2-3 साल पहले हुआ था। आए समझ में? 20-30 जवान मार दिए गए थे यहाँ, क्योंकि यहाँ की सोच अभी माओवादी विचारधारा के लोग रहते हैं यहाँ से। मैंने कहा लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है। ठीक। और भारत सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार इस करने के अंदर ना अथक अथक प्रयास किए गए, लेकिन विफल ही रही छत्तीसगढ़ की सरकार जो आज समझ में। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? भूपेश बघेल की। समझ में बात? मुख्यमंत्री वहाँ के। अच्छा ये बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? कांग्रेस की सरकार है यहाँ। इतना बता दो मुझे, ये बताओ कि दंडकारण्य का पठार, इसकी थोड़ी थोड़ी तुम ये पता लगागा कि है क्या, इसका मतलब क्या हो। दंडकारण्य का दंड अरण्य। ठीक। सांस्कृतिक इफेक्ट भी देख लिया इसका, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लिया हमने। दंडकारण्य का पठार, यूपीपीसीएस से डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं, याद रखना बात है। यूपीपीसीएस बहुत बदतमीज है, उसने दक्कन के पठार से डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ, वो भी 15 नंबर का। दक्कन के पठार तो यूपीपीसीएस की बात बता रहा हूँ, यूपीएससी नहीं पूछने का, डोंट वरी। यूपीएससी बता के पूछ। इतना ही नहीं है, जो है ना यहाँ की जो मिट्टी, यहाँ जो हमारा एक पठार है, इस पठार के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। चलो, ये जो पठार है ना हमारा दंडकारण्य का पठार, ये ना अत्यंत उबड़ खाबड़, जो अत्यंत उबड़ खाबड़ होगा तो वो ना उबड़ खाबड़ होगा। यहाँ पत्थर पड़े हुए, यहाँ कटरीली पहाड़ियाँ पड़ी हुई, तो कृषि नहीं हो सकती। समझ में बात? या कृषि नहीं हो सकती, इसलिए ना जो यहाँ का जो पठार है अत्यंत उबड़ खाबड़ और अनुपजाऊ, लेकिन खनिजों तो संपन्न। ये खास बात है इसके पठार की, खास बात है खनिजों संपन्न है छत्तीसगढ़ का पठार। छत्तीसगढ़ का एक जिला, उसका नाम बस्तर जिला। बस्तर, ऐसे समझ, ये बस्तर जिला। देखो दंडकारण्य का पठार 4थे नंबर का पठार पड़ रहे हैं, ये दंडकारण्य का पठार। बस्तर जिले के अंदर ना टीन के भंडार पाए जाते हैं, ये खास बात है। छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर जिले के अंदर टीन के भंडार पाए जाते हैं। और हाँ, यहाँ ना स्टील का प्लांट भी लगाया गया है यहाँ, ना मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है। बहुत बड़ा प्लांट है, पूरे भारत में एकमात्र एक जगह छत्तीसगढ़ के अंदर स्टील का प्लांट है। समझ में आई बात? यार टीन के बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं, अत्यंत मात्रा में खनिज पाए जाते हैं यहाँ से। अच्छा, खनिज इंपोर्टेंट है, बहुत अधिक मात्रा में इंपोर्टेंट है। खनिज हम बाहर से लाते हैं भाई, खनिज भारत की जरूरत है, इसलिए यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया खनिज पर। लेकिन यहाँ से खनिज निकालना बड़ा कठिन काम है। ये जो खनिज हमेशा वहीं पाए जाते हैं जहाँ प्राचीन भूखंड की चट्टानें हो, जो कई साल पहले बनी हो। और ये तो पूरा जो प्रायद्वीप भारत का पठार है, ये तो पूरा का पूरा प्राचीन है, जो उसका मतलब इसके अंदर प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। तो फिर हम निकालते क्यों नहीं? अरे निकालने में बहुत सारी बाधाएं हैं। ऐसा समझ, एक तो वहाँ की जनजातियां वो विरोध करती है, समझ, तो हमारे जंगलों में क्यों हस्तक्षेप कर रहे, पहला कारण। सेम सवाल पूछा हुआ, ये इसका उत्तर है। ऐसा समझ कि भारत के अंदर ना बड़ी मात्रा में भारत का जो प्रायद्वीप है, भारत का पठार है, वो प्राचीन भूखंड है, उसके अंदर प्रचुर मात्रा में उसके अंदर पता क्या पाए जाते हैं? उसके मात्रा में प्रचुर मात्रा में उसके अंदर खनिज पाए जाते हैं। लेकिन जो खनिज पाए जाते हैं, खनिज का योगदान जीडीपी के अंदर फिर भी बहुत कम है। तो आप क्या लिखोगे? आप यही तो लिखोगे इसके कारण। उसने कहा इसके कारण बताइए। कारण इसके यही तो, ये कारण है इसके, यहाँ की जनजातियां विरोध करती है। दूसरा, हमारे पास ऐसी तकनीक ही नहीं है कि जो हम खनिज निकाल रहे, मिनरल्स है, समझ में, हमारी तकनीकें बहुत पुरानी हो चुकी। तीसरे नंबर पर यहाँ की जो संकीर्ण राजनीति वो हस्तक्षेप कर जाती है। समझ में आ बात? या चौथा कारण क्या हो सके? ये बताओ, चौथा कारण क्या हो सके? यहाँ के जो मंत्रालय ना, हमारे देश के जो मंत्रालय, उनमें एकीकरण ही नहीं है, उनका एकीकरण ही नहीं है। पर्यावरण मंत्रालय पता क्या कह रहा? ये कह रहा नहीं, मैं पर्यावरण को बचाऊंगा, तुम यहाँ पर्यावरण का नुकसान ना करो। दूसरा, खनन मंत्रालय कह रहा, खनन मंत्रालय, शक्ति मंत्रालय कह रहा तुम निकाल लो। आज जब हम देखेंगे क्या करेगा, तो जो मंत्रालय है ना, मंत्रालय, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। समझ में आ बात? है ठीक। काबिल नाम की हमने कंपनी बनाई, काबिल नाम की कंपनी, जो कंपनी बनाई ना काबिल नाम की, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, भारत में भी खनिज निकालती है, विदेश में भी खनिज निकालती है। ऐसे समझ, उस कंपनी के पास ही पैसा नहीं है निकालने खातर, बधाई हो, कंपनी बना के बैठ गई भारत सरकार। समझ में आ बात? है तो भारत के अंदर ना बहुत सारी समस्याएं हैं। भारत जो प्राचीन भारत का भूखंड है ना, प्राचीन भारत का जो भूखंड है, उसके अंदर प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन निकालना कठिन है। और निकालने का कोई एक कारण नहीं है, ऐसे समझ में, समग्र कारण है, बहुत सारे कारण। ठीक। और ये तो पूछता है यूपीएससी, ये यूपीएससी का सवाल है।
अब छोटे छोटे पेपरों में क्या पूछता, छोटे छोटे पेपर में ये पूछेगा दक्कन का पठार, ये क्या नाम था इसका, दंडकारण्य का पठार कहाँ फैला हुआ है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। आंख बीच को मार देना। वैसे कई राज्यों में फैला हुआ, उड़ीसा में भी, महाराष्ट्र में भी, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में भी। सही आंसर क्या है, छत्तीसगढ़। याद रहेगा बात ये, छत्तीसगढ़ के बारे में तुम बता दिया। अभी नेक्स्ट मंथ में छत्तीसगढ़ जाने वाला हूँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और टिकट बुक कर दिया मैंने, डोंट वरी। समझ में आया बात ये, वहीं से जाकर वीडियो कॉल करूंगा तुम्हें, समझ में आई बात ये। तुम नहीं, तुम दूसरे बच्चों को करूंगा, तुम पढ़ने में ध्यान दो। समझ में आया? जो एसएससी वाले ना उन्हें करूंगा फोन, एसएससी वाले, यूकेएसएससी वालों करेंगे वीडियो कॉल। इतना ही नहीं, पढ़ लो चुपचाप, सवाल देख लो कैसे आ रहे पेपर में। अच्छा, बस्तर जिले के अंदर टीन के भंडार पाए जा, हाँ बता तो दिया, टीन का प्लांट लगा हुआ, नेशनल लेवल का प्लांट हो। समझ में आया बात क्या, पाए जा। और सवाल भी तुम्हें बता दिया, डिस्कस भी कर दिया मैंने। और कारण, एक कारण तो होगा, और क्यों नहीं निकाल पाते हम खनिज भारत के अंदर से, मिनरल्स क्यों निकाल पाते, मिनरल्स का योगदान जीडीपी में इतना कम क्यों है, और भी कुछ कारण है। ये तो कुछ 4-5 कारण बताए मैंने तो। समझ में आया बात क्या, कुछ प्राकृतिक कारण भी है। समझ, प्राकृतिक कारण क्या है, हम गए थे खनिज निकालने, ऊपर तो बरसाई झमाझम बरस रही, ऐसा समझ में, बारिश ने समस्या खड़ी कर दी। प्राकृतिक कारण भी है कुछ, एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है। समझ में आया बात क्या, खनिज हम निकालने गए थे, हमारे पास जो मजदूर निकालने गए थे खनिज अंदर से, उनके हाथों पर इतने जब खनिज तो निकाल रहे थे, जो रेडियो एक्टिव तत्व निकलने मन तो उन्हें कैंसर के पेशेंट हो गए। समझ में आया बात क्या, हमारे पास तकनीक और टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा मात्रा में अभाव हो। यस और नो, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। दूसरा, हमारे पास स्ट्रेटजी की कमी, रणनीति नहीं है हमारे पास, कोई ठोस रणनीति नहीं है। समझ में आया बात है। और भी बहुत सारे कारण है कि हम, ये तो सवाल सेम सवाल पूछा हुआ कि भारत के अंदर ना प्राचीन भूखंड पाए जाते हैं, फिर भी भारत के जीडीपी में उनका योगदान नहीं है, क्यों नहीं है, तुम ही लिखोगे सब चीजें, इसलिए नहीं है। समझ में आई बात है, कूद कूद के लिखोगे, पॉइंट बना के मामा जी की तरह ऐसे लाइन खींच खींच के, ऐसे समझ में, ऐसे लाइन खींच खींच के, इनका डायग्राम बहुत फेमस है। समझ में आता है, तेने डायग्राम कैसी तैसी करती, ये बॉक्स पता नहीं कहाँ से देखा है, बॉक्स आया डायग्राम उत्तर में ऐसे लिख करके लिखती है, उसे बाहर भी निकल जाएगा, कभी मेरे बोर होगा उससे, आया समझ में। इतनी बात बताओ तो समझ में ही नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ तक, चले। दंडकारण्य पठार ना, दंडकारण्य, मैम प्लीज चुप हो जाओ। दंडकारण्य पठार अत्यंत उबड़ खाबड़ होने के कारण यहाँ ना, यहाँ की जो कृषि करना बड़ा कठिन हो। समझ में आया बात, यहाँ कृषि करना बड़ा कठिन हो, लेकिन खनिजों से संपन्न क्षेत्र। दंडकारण्य पठार के अंतर्गत तुम्हें ये सब लिखना। दंडकारण्य पठार की यही विशेषता, ये ना महानदी के दक्षिण में पाया जाता, महानदी जो कि अमरकंटक चोटी से निकलती है। और दंडकारण्य पठार की एक और विशेषता, इसकी सब दंडकारण्य पठार की सबसे प्रमुख नदी, उसका नाम इंद्रावती, जो मुंगेर पर्वत से निकलती है। छोटा स्थानीय पर्वत, डोंट वरी, आज मुंगेर पर्वत, हाँ कभी भी पूछ लगा मुंगेर पर्वत कहाँ से, याद रखना बात, यह कौन से पर्वत से निकलती है। 286 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, इस नदी की लंबाई इसकी 286 किलोमीटर की, और आगे चलती है बंगाल की खाड़ी में अपना चल के जाती है। इंद्रावती नदी है, कौन सी नदी है, याद रहेगी इंद्रावती। इंद्रावती की खास बात क्या है, इस पर एक बहुत ही सुंदर झरना पाया जा, झरना दिखाऊं, झरना उसका नाम है चित्रकूट। तो क्यों बता रहे हम सारे झरने की क्यों याद करेंगे, हम कैसे याद करेंगे, हम करना है क्या तुम, आए समझ में। चित्रकूट, चित्रकूटी क्यों बताया अपने, चित्रकूट झरने की पहचान हो, झरना ऐसा झमाझम करके बरसता, आए समझ में, ऐसा झमाझम करके बरसता। इंद्रावती नदी ना जब झमाझम के साथ आगे बहती है, समझ में, तो कुछ भाग में जाकर नीचे गिर जाती है, एक सुंदर झरने का निर्माण करती है। उस झरने को हम चित्रकूट के नाम से जानते हैं। चित्रकूट झरना यही नहीं फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है। हमारे यहाँ का झरना, छत्तीसगढ़ के अंदर वाला झरना पूरी दुनिया में फेमस है। चित्रकूट का झरना जानते हो क्यों फेमस है, इसलिए फेमस है, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा जल झरना ना, उसका नाम नियोग जलप्रपात है। आज समझे, इसलिए हम चित्रकूट को ना मिनी नियोग जलप्रपात कहते हैं, मिनी नियोग जलप्रपात। मिनी का मतलब समझते हो, मिनी का मतलब छोटा। आज समझ, मेरी मामा की लड़ी का नाम है मिनी, ठीक है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई, कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही। मिनी देखो, मिनी नियाग्रा, मिनी नियाग्रा,
अच्छा मिनी नियोग्रा, ये नियोग्रा था, ठीक है, नियाग्रा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसे जो जलप्रपात है ये ना छत्तीसगढ़ में, डबल एच का मतलब छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात पड़ता, इंद्रावती नदी में पड़ता। देखो मैंने इंद्रावती नदी बनाई है, इंद्रावती नदी है छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ती है, इसमें चित्रकूट जलप्रपात पड़ता, चित्रकूट जलप्रपात। तुम चित्रकूट जलप्रपात दिखाने पड़े, फीलिंग नहीं आने की तुम्हारा। ए जंगली भैंसा चुप हो जाओ। चित्रकूट जलप्रपात, क्या हाँ कोई दिक्कत है, लिखवा रखा होगा मैंने, दक्षिण में अमरकंटक चोटी से निकल रही, तो अमरकंटक चोटी सारी यही तो पड़ती है इसके पठार पे, तो क्या दिक्कत हो रही है तुमको? नहीं नहीं वही है। देखो चित्रकूट जलप्रपात कितना सुंदर है। ए छोटा सा लग रहा, देख दिखाई भी दे रहा नहीं। वीडियो दिखाता हूँ तो वही, तेरे संग जो जीने चलो, चल जा यार। देखो झंडा देखो, चित्रकूट जलप्रपात अच्छा लग रहा है। ये सारा यही है, इसे देखो ऐसे, देखो चलो बहुत हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट, इतना डेप्थ तो पढ़ाना पड़ रहा तो मुझे यार, अब तो नहीं भूलनी चित्रकूट जलप्रपात, फोटो दिखा दे पहले, कौन सी नदी पर, ऐसे समझ में, काजल की मम्मी की नदी पर, ऐसे समझ। इसकी मम्मी का नाम इंद्रावती है ना, इंद्रावती तेरी मम्मी का नाम, अच्छा इंद्रेश है, ओके। तो इंद्रावती, अब ना मैं यहाँ इसे हटा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ यहाँ से, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि तुम लिख लोगे ये इंद्रावती लिखा हुआ छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात है। वो दिक्कत यहाँ तक, ये दंडकारण्य पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ सुन लो, बस्तर के अंदर टीन के भंडार पाए जाते हैं, तो चौथे नंबर का जो हमारा पठार था ना, समाप्त हुआ, खल्लास। हाँ इतना ही लिखना इसके अंदर। अच्छा अपनी भाषा में बताऊंगा, मैं तुम्हारी जगह होता तो कैसे लिखता, चुपचाप चित्र बनाता, जितनी बातें बताइए आराम से लिख देता, समझ में आ बात है, ठीक। ये दंडकारण्य का पठार, हाँ, ऐसे लिखते, ऐसे लिखता मैं तुम्हारी जगह होता था। दंडकारण्य का पठार दो शब्दों से मिलकर बना है, दंडकारण्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दंड प्लस कारण्य, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ यह है सजा देने वाला जंगल, सजा देने वाला। अगर सांस्कृतिक लिहाज से देखा जाए, सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए, ऐसे शब्द यूज करते हैं, यदि सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो रामायण के अनुसार राम लक्ष्मण और सीता ने यहाँ लगभग 10 वर्ष गुजारे थे। समझ में बात है, वो सुनकर उसका दिमाग हिल जाता, पूछा क्या बता रहा, क्या अगर एक लाइन पढ़ना ना उसको प्रभावित हो जाता, कितनी सूक्ष्म जानकारी इसके बारे में अंदर, समझ में बात है। दंडकारण्य का पठार लगभग 39,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है, ऐसे लिखता है। इसका यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। इसका अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है, समझ में। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में आज भी
लोकतंत्र से वंचित जनजातियां रहती है, लोकतंत्र से वंचित जनजाति रहती नहीं। समझ में आया बात? ये जैसे माड़िया जनजाति, माड़िया जनजाति जो कि गौर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, नृत्य भी लिख दिया उसका। समझ में आया बात? या और अपनी लाइन भी काम की आ चुकी है हमारी। ऐसे लिखता है इसके बारे में। यह पठार अत्यंत उबड़ खाबड़ दिखाई पड़ता है, जिसके चलते इस पठार पर कृषि करना असंभव हो जाता है। यहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ पाई जाती है। इस पठार की सबसे प्रमुख नदी इंद्रावती नदी है, जो कि मुंगेर प्रदेश से निकलकर इसके दक्षिणी भाग में जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। समझ में आया? जिसकी लंबाई लगभग 286 किलोमीटर है। कितनी है? इस नदी की यह विशेषता है, इस पर एक मिनी नियोग्र जलप्रपात पड़ता है, जिसे चित्रकूट के नाम से जानते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये हमारा दंडकारण्य का पठार था। दंडकारण्य का पठार महानदी के दक्षिण में स्थित है नहीं? महानदी के दक्षिण में स्थित। कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा लिखते। उसके बाद ये वाला हमारा दंडकारण्य का पठार समाप्त हुआ। बोलो स्वाहा। अब हम जाने वाले, पता किसके अंतर्गत? अब हम जाने वाले छोटे नागपुर के पठार के अंतर्गत मेघालय का पठार पढ़ने वाले हैं। ये तो हम कल पढ़ लिए थे। ये छोटा नागपुर का पठार, यहाँ आपकी राजमहल की पहाड़ियां पड़ती है, और जहां राजमहल की पहाड़ियां पड़ती है ना, राजमहल की पहाड़ियां यहाँ पड़ती है ऊपर उत्तर में। इसमें से कुछ हिस्सा टूट कर अभी हो जाएगा। मेघालय दंडकारण्य पठार समझाया अभी। ये ना जो छोटा नागपुर का पठार है, इसका कुछ हिस्सा टूट कर इधर चला गया, इसे हम मेघालय का पठार कहते हैं। मेघालय पठार कह दो, ये शिलोंग का पठार भी कहते हैं, शिलोंग का पठार। आया समझ में? अब ये मेघालय का जो पठार है ना, इस पर ना कुछ पहाड़ियां पाई जाती है, छोटी छोटी पहाड़ियां। ये तुम हम पहले भी पढ़ा चुके, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताने वाले हम। समझ में आया आपको? थोड़ा थोड़ा चर्चा करने वाले। 5वें नंबर की जो पहाड़ियां, 5वें नंबर का पठार है हमारा गारो, इसका नाम गारो। आया समझ में? इसका नाम खासी, इसका नाम जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। उसके बाद मिकिर की पहाड़ियां। मिकिर, गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर। गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर। ये जनजातियों के नाम पर ना पहाड़ियों के नाम रखे गए। इस पठार के अंतर्गत ये पहाड़ियां पाई जाती है। वो सुंदर सुंदर पहाड़ियां हैं। आए समझ में? इस पठार की ये विशेषता, इस पठार पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है पूरे विश्व के अंदर। गारो, खासी, जैंतिया ने जो खासी पहाड़ी और गारो पहाड़ी, इनके बीच में ये कीपनुमा पहाड़ी, उस दिन मैंने बताया था कीपनुमा पहाड़ी, और यहाँ ना वर्षा होती है। मैं इसके बारे में पहले ही पढ़ा चुका, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर रहा हूँ। और इसकी खास बात है, ये भी ना जो छोटे नागपुर के पठार का हिस्सा और छोटे नागपुर के पठार के अंतर्गत भी ना बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। तो इसके अंदर भी खनिज पाए जाएंगे। ये टूटकर इधर चला गया क्योंकि ये प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। ये वाला भाग भी समझ में? जो शिलोंग का पठार, ये प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। शिलोंग का पठार ये ना धारवाड़ जो क्रम की चट्टाने, उनसे मिलकर बना हुआ। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सोना भी पाया जा। समझ में आएगा? तो मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में कभी कभी सोना भी मिल सकता। सच्ची ऐसे बताओ, वो तुम्हारे पास कुछ है नहीं निकालने का। देखो, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के कारण यहाँ धातुवी खनिज पाए जाते हैं। देखो, यहाँ धातुवी खनिज पाए जाते हैं, ठीक। देखो, गारो, खासी, जैंतिया मैंने लिख रखा है। जी का मतलब गारो, खासी, जैंतिया। कीपनुमा पहाड़ी के कारण यहाँ औसत से अधिक वर्षा होती है। गारो, खासी, जैंतिया, कीपनुमा पहाड़ी के कारण यहाँ औसत से ज्यादा वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा होती है जितनी होनी चाहिए। सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है नोकरेक। यहाँ मेघालय के अंदर पड़ती है। और नोकरेक की खास बात है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है यहाँ से। आया समझ में? जो नोकरेक ने इसकी सबसे ऊंची चोटी शिलोंग के पठार की, समझ में आ बात है? इसे मेघालय का जिसे पठार कहते हैं, सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है नोकरेक। और नोकरेक एक प्रकार का बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या टोटल कितनी हमारे यहाँ? 18। जानते हो? बुझा रहा है कोई यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है? शिलोंग के पठार के अंतर्गत इतना ही लिखना। समझ में बात है? मैं होता तो कैसे लिखता? आज समझ में? ये मैंने पहले लिखवा रखा। ठीक है, इतनी बात बताओ तो 5 पठार हो चुके हमारे। कितने पठार हो चुके? 6ठे नंबर का पठार, और सबसे बड़ा यही है, और सबसे इंपोर्टेंट भी यही है। सबसे बड़ा यही है, सबसे इंपोर्टेंट भी यही है। और तुम्हें पढ़ना बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है।
मैं आराम आराम से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा सर, और इसे तो मैं जरूर बताऊंगा, मैं तुम्हारी जगह तो कैसे लिखता। समझ में आया बात यार? ठीक। और इसका निर्माण कैसे हुआ? जो दक्कन ट्रैप है, ज्वालामुखी के फटने से इसका निर्माण हुआ, तो लगभग 66-67 मिलियन वर्ष पहले बन चुका था दक्कन का पठार। 66-67 क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस युग के अंदर ना यहाँ ज्वालामुखी बाहर निकलता था। और ज्वालामुखी का मैंने यहाँ ज्वालामुखी बनाया तुम्हारे लिए कि कैसे इसका निर्माण हुआ होगा। मैं ना जो दक्कन का ट्रैप, इसकी आंतरिक जो भूगर्भीय संरचना, इसका निर्माण कैसे हुआ उसका भी वर्णन कर रहा हूँ। मैं ऐसा वर्णन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने यूपीपीसीएस में सवाल लिखा था, वो 2020 में सवाल आया था दक्कन ट्रैप। और यूपीपीसीएस और यूपीएससी कोई ज्यादा अंतर नहीं है इनके अंदर। समझ में आ बात? मुझे उम्मीद है पूछने रहे सवाल, तो यूपीएससी यहाँ से सवाल पूछ सकता। समझ में आया बात है? एकमात्र ऐसा पठार जिसका निर्माण ज्वालामुखी के निकलने, ज्वालामुखी के अंदर से जो लावा निकलता उसके कारण हुआ। अब ज्वालामुखी के अंदर से जो लावा निकलता और जो ऊपर फैल जाता है सतह पर, उससे जो चट्टानें बनती है उन्हें बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। और जो चट्टानें अंदर लावा के जमना, जब लावा अंदर जम जाता है ना पृथ्वी के अंदर वाले भागों में, वहां अग्नि चट्टानें बनती है। अग्नि चट्टानें, बात समझ में आई? जब लावा बाहर आकर ठंडा होगा तो बेसाल्ट चट्टानें बनती है, जब लावा भीतर ठंडा होगा तो अग्नि चट्टानें बनती है। इस तरह इसका निर्माण हुआ बेसाल्ट चट्टानों से। यहाँ दिखाया गया, आज समझ में, लगभग 66-67 मिलियन वर्ष पहले, इस आज की बात नहीं है, 66-67 मिलियन वर्ष पहले बनाए पठार, 66। और ये ना विंध्याचल तक फैला हुआ। मैंने यहाँ छोटा करके बनाया है मैप में, विंध्याचल रेंज तक, नीचे नीलगिरी की पहाड़ी के आधे भाग तक फैला हुआ है ये पठार। समझ में आ बात? यार जब मैंने पिछले वाले वीडियो पढ़ाया था उसके अंदर ना 2-3 पठार बताए थे तुम, तेलंगाना का पठार, आंध्र का पठार, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। कर्नाटक का पठार, वो सब दक्कन के पठार के अंतर्गत आते हैं। वो सब मैंने बांट दिया ताकि हम अध्ययन कर सके सुविधा के लिए। वो सारा दक्कन का पठार, जो प्राचीन भारत का भूखंड है ना, अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आता। प्राचीन भारत के भूखंड का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत है, गुजरात तक फैला हुआ है, यहाँ तक मालवा के पठार से लेकर विंध्याचल रेंज से लेकर और नीचे नीलगिरी तक भी फैला हुआ। ये हमारा दंडकारण्य का पठार। पहले इसकी विशेषता पहले जानते हैं, निर्माण कैसे हुआ, दंडकारण्य का पठार बना कैसे, ये बहुत जरूरी हो। और आज नहीं बनायो भाई साहब, 66-67 मिलियन वर्ष पहले। ये कौन सा समय? क्रिटेशियस युग। ये कौन सा युग हो? ये ऐसा युग कहते हैं उस टाइम पर ना डायनासोर पूरी तरह विलुप्त हो चुके थे। समझ में आया बात? या यहाँ भी डायनासोर थे 66-67 मिलियन वर्ष पहले क्रिटेशियस युग के अंदर ना, इस यहाँ से ज्वालामुखी दरार के अंदर से जो लावा बाहर निकलता, ज्वालामुखी जो दरार हो, उद्गार हो, दरारें हो, उनके उद्गार से जो उनका वहां से जो लावा निकलता और जो सतह पे फैल जाता, वहां से ऐसा हुआ होगा। कुछ लोग ऐसे बताते, लेकिन कुछ लोगों का अलग ही मानना कि इस पठार का निर्माण ऐसा हुआ, यहाँ की मिट्टी इसलिए ऐसी ऊपर से ना, ऊपर से यहाँ ऐसे बजबा, पता क्या गिरा था? हाँ ऊपर से वो गिरा था, उसे क्या बोलते हैं, धूमकेतु बोलते हैं। धूमकेतु किसे बोलते हैं? जैसे एस्टेरॉइड, उल्का पिंड गिरा था। हाँ उल्का पिंड भी गिरा था यहाँ से, महाराष्ट्र वाले भाग में। कहते हैं शायद उससे इसका निर्माण हुआ हो, सही साक्ष्य किसी के पास नहीं है। समझ में आया बात? वो अलग बात है, वो जियोग्राफी में ज्यादा डेप्थ हो जाने वाला, इतना भी नहीं डेप्थ जाने वाले हम, कहीं ऑप्शनल थोड़ा ही पढ़ रहे। समझ में बोल दिया ना, एडवांस पसंद नहीं है मुझे। तो जो हमारा ये 66-67 मिलियन वर्ष पहले जो क्रिटेशियस युग था, क्रिटेशियस युग के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ। इसका तो मैं जरूर बताऊंगा तुम्हें कैसे लिखना है, अगर तुम्हारी जगह तो मैं कैसे लिखता है इसका तो जरूर बताऊंगा, और किसी के बारे में बताऊंगा ना बताऊं। ठीक, मैंने पहले क्या था, मैं ना हर वो चीज हाईलाइट करके चलूंगा, समझ, जहां तक सवाल लगता होगा। इस तो सवाल आना ही है ना, टेस्ट सवाल कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा। अगर तुम दंडकारण्य पठार को, दंडकारण्य पठार क्या है, दक्कन का पठार समझ लिया ना। अच्छा दक्कन, दक्कन सब दक्कन नहीं आता, ऐसे लिखते हैं दक्कन, ये दक्कन, आधा क्या लिखते हैं दक्कन ऐसा। इसका ना इसका ये अपभ्रंश हुआ, इसका सही शब्द होता ढक्कन, डक्कन, डक्कन, इसका अपभ्रंश हुआ। अपभ्रंश के बाद ये बना, क्योंकि हिंदी में ना कभी भी हिंदी एक जैसी नहीं रहती। जैसे किसी का नाम रामेश्वर तो जल्दी जल्दी बोलते हैं रामेश्वर, ए रामेश्वर। ठीक, इसका नाम कजरी, ए कजरी, ए कजरी, कजरी शॉर्टकट में इसे कहते हैं। हिंदी का ना अपना रूप बदल दिया ऐसे। इसका ना सही नाम था दक्कन, डक्कन, डक्कन से जो संस्कृत शब्द था इससे इसकी उत्पत्ति हुई दक्कन की। मैम प्लीज चुप हो जाओ आप, ये बात बताओ मुझे समझ में ही नहीं आई, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? इतना ही नहीं,
क्या हो तो सुनो। इतना ही नहीं, कहते हैं जो दक्कन का पठार है ना, जिन्हें उत्तर में विंध्याचल रेंज से फैला हुआ, विंध्याचल रेंज के पास तक फैला हुआ, और नीचे नीलगिरी की पहाड़ी तक इसका विस्तार है दक्कन के पठार का। समझ में आया बात? यार कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तक आया समझ में, और नीचे तेलंगाना, समझ में, कर्नाटक तक, केरल तक नहीं है। याद रखना बात। यार दोबारा फिर समझा रहा हूँ, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा भी है नहीं है। आंध्रा को कुछ भाग आया, कुछ भाग आया आंध्रा का, ठीक, जिसे हम आंध्रा के पठार के नाम से जानते हैं, वो भी इसका ही भाग। समझ में आया? कर्नाटक का पठार बताया था कल वाली क्लास के अंदर, वो भी इसका ही भाग, दक्कन के पठार का। अब आज सबके बारे में समझाऊंगा। बुझा रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? कहते हैं इसकी आकृति त्रिभुज के जैसी। कैसी इसकी आकृति? अब आज दोगुनी नहीं पता त्रिभुज क्या हो? पता क्या हो त्रिभुज? क्या हो त्रिभुज? तीन भुजा तो ले, ये भी, ये भी ले, ये भी तीन भुजा, त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज। सी सेट भी पेपर में त्रिभुज। त्रिभुज की प्रत्येक, नहीं भैया, जिसके तीन का कोण है 60 डिग्री हो गया। त्रिभुज नहीं पता? 90 डिग्री की होगी जिसकी कोण। एक ऐसी आकृति जिसकी तीनों कोणों का 80-80 डिग्री हो, या हो सटीक परिभाषा। तो मैंने तो सही कहा, 60 में होते हैं, बीच ठीक है, बीच में तुम्हारा। अच्छा, ये 45, 60 दिख रहा तुझे, ये 45 है, ये 90 है, तो त्रिभुज नहीं पता। मैथ पढ़ाने वाला हो रहा, अब दोबारा लौटते हैं मैथ की तरफ। सी सेट याद रखना बात है। 5 तारीख से सी सेट की क्लासेस चल जाएगी, 5 तारीख से। इस तरह 1 तारीख से इन्वायरमेंट चल रहा है, पक्की बात है, प्रोमिस। कोई दिक्कत है? ऐसे मतलब। अच्छा, इनकी खास बात होगी, इनका डाटा मैं पहले ही सेट करके रखूंगा। आओ बैठो पढ़ लो, जाओ निकलो यहाँ से, ठीक। हाँ, मैथ का तो मैं यहीं प्रैक्टिस करूंगा, मैथ और रीजनिंग को तो यहीं बैठा कर। चलो मैंने सवाल कर दिया, तुम खुद करके दिखाओ सवाल। समझ आई बात है? ठीक, सही है। कम से कम 100-150 सवाल करने होंगे घर जाकर। चलो बात ना करो, क्रम नहीं बिगाड़ते, ना जाओ। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो इस और बात करती प्यारी प्यारी बातें करते इसकी, प्यार भरी बातें करते इसकी, सुनो प्यार भरी बातें। 66-67 मिलियन वर्ष पहले क्रीटेशियस युग के अंदर ना ये दक्कन का ट्रैप बना होगा, ठीक। जो भूगर्भ शास्त्री, जो जीवाश्म शास्त्री जिसे बोलते हैं, जो अध्ययन करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, उनसे जानकारी मिलती है, बताते हैं कि इसके अंदर इसका निर्माण ना ज्वालामुखी जो दरारी उद्गार हो उसके कारण इसका निर्माण हुआ। इस ट्रैप, दक्कन ट्रैप भी जानते हैं, दक्कन का पठार, समझ में, इसका निर्माण हुआ। कहते हैं इसका निर्माण ना बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। और बेसाल्ट चट्टान क्या हो? ये पृथ्वी का बाहर की पृथ्वी की प्लेट है, अंदर वाले भाग से लावा निकल रहा, जहाँ उसका कोर हो, कोर के जो बाहर का भाग हो वहां से लावा निकलता होगा, लावा जैसे निकलता होगा तो भाग ऊपर फैल जाता, जो चट्टान जो ना लावा ऊपर फैल जाता है, ऐसे फैलने लगता है लावा, जो रेड कलर का बनाया गया ना लावा है, ऐसे फैलने लगता। समझ में आई बात? जब ने सूख जाता, ठोस हो जाता है लावा, समझ में आई बात? तो यहाँ जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन चट्टानों को बेसाल्ट की चट्टानें कहते हैं। कभी कभी लावा ऐसा हो वो ना ऊपर नहीं पहुंच पाता, ठीक है, और पृथ्वी के आंतरिक भागों में फैल जाता और जम जाता, उस जो चट्टानों का निर्माण उसको ग्रेनाइट की चट्टानें कहते हैं। ऊपर जो चट्टानें पाई जाए बेसाल्ट की चट्टानें हो, ये बेसाल्ट की चट्टानें, नीचे ग्रेनाइट की चट्टानें। समझ में आई बात? या तो ये चट्टानें, तो उसके बाद ना कहते हैं जो बेसाल्ट की चट्टानें हो ना, बेसाल्ट की चट्टानें धीरे 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 जब इनके अंदर ना नमी कम होने लगती है, तो नमी कम होने के कारण ये होगा, इसके अंदर नमी कम होने लगती है, तो नमी कम होने के कारण ये होगा, ये टूटने लगती है। और टूटने से पता किसका निर्माण होता? काली मिट्टी का निर्माण हो। और काली मिट्टी देखो, काली मिट्टी लावा के विखंडित होने से हो,
लावा का विखंडन हो जा, विखंडन होने के बाद ना काली मिट्टी क्या होगी, काली मिट्टी का निर्माण होगा। तो यहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण हुआ, इस पूरे क्षेत्र में काली मिट्टी का निर्माण हुआ। और गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक का उत्तरी भाग, ये सब ना कपास के लिए बहुत फेमस है। महाराष्ट्र के अंदर सर्वाधिक मात्रा, गुजरात के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कपास पाया जा, इसी मिट्टी की देन है। आया समझ में? सोचो अगर लावा बाहर निकलकर ठोस ना होता, ठोस होने के बाद वो मिट्टी ना टूट, बेसाल्ट की चट्टानें ना टूटती तो काली मिट्टी का निर्माण ना होता। काली मिट्टी का निर्माण होता ना जो गुजरात आया समझ में, गुजरात, इसके अंदर ना गुजरात आज फर्स्ट पहले नंबर बना था कपास के मामले में। और कपास ना होती तो रुई ना होती, और रुई ना होती तेरे पास रजाई ना होती। ज्यादा तगड़े आई भी होगा। ज्यादा तगड़ा IQ होगा। बात समझ में आई? तो तुम्हारे पास जो रजाई है ना वो भी इसकी देन ना, ज्यादा गहरा होगा। इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत 3 पठार आते हैं। पूजा तो पता नहीं कहाँ से हो रही है, ठीक है नहीं? पूजा तो बच्चे पैदा होंगे, चुप हो जा, चुप। तो क्या कर रहा है? अचार डाल लो उसका। चलो चुप हो जाओ। तुम दंडकारण्य पठार की बात ना करो, चुप हो जाओ यार। दक्कन के पठार की बात कर रहे थे, दंडकारण्य पठार हमने पढ़ लिया। ठीक, तो ये बताओ इसका निर्माण जो दक्कन का पठार कैसे हुआ? बेसाल्ट की चट्टानों तो नहीं हुआ, बेसाल्ट की चट्टानों से, बेसाल्ट की चट्टानें। और जो दंडकारण्य पठार, ये दक्कन का पठार है ना, दक्कन का पठार तो बोलते हैं सर। दक्कन का पठार मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ। ये देखो तो इस तरह करके दक्कन का पठार और 3 भागों में बटा हुआ। नंबर 1, 2 और 3, ये पहले वाला भाग, दूसरा और तीसरा भाग। जो ऊपर का जो पहले वाला भाग दिखाई दे रहा है, तो देखो मैंने ऐसे बनाया, पहला, दूसरा, तीसरा। जो पहले वाला भाग है ना, पहले वाले भाग को महाराष्ट्र का पठार कहते हैं। महाराष्ट्र नहीं कहते थे, दक्कन का पठार, इसे मुख्य रूप से दक्कन का पठार कहते हैं। पहले वाले भाग को जो दिखाई दे रहा है, जो पहले वाला भाग है ना वाला, इसे बोलते हैं महाराष्ट्र का पठार या दक्कन का पठार मुख्य रूप से। और जो दूसरे नंबर का दिखाई दे रहा है ना आपको, इसे बोलते हैं आंध्रा का पठार या तेलंगाना का पठार। आंध्रा का पठार कह दो, तेलंगाना का पठार कह दो। और तीसरे नंबर पे आपको दिखाई देगा ना, तीसरे नंबर वाला, इसे हम कर्नाटक का पठार को बोलते हैं। कर्नाटक के पठार को आप मैसूर का पठार भी कह सकते हैं। कर्नाटक और मैसूर दोनों एक ही नाम है, ये सुनो। तो बताओ दक्कन का जो पठार हो कितने भागों में बटा हुआ? 3 भागों में। ये पहले वाले भाग का नाम महाराष्ट्र का पठार, दक्कन का पठार, और दूसरे वाले भाग का नाम बताया अभी आंध्रा का पठार। आंध्रा, अंधे का नहीं, आंध्रा का। ये तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार। अच्छा, आंध्रा के पठार को हम तेलंगाना का पठार कहते हैं। तो मैम प्लीज चुप हो जाओ। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला पठार का नाम महाराष्ट्र का दक्कन का पठार, दूसरा आंध्रा तेलंगाना का पठार, और तीसरा मैसूर कर्नाटक का पठार। एक एक को स्टडी करना, एक एक को तुम इससे स्टडी करना। तो पहले मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, ये पहले नंबर का नहीं हो, जब दक्कन का ट्रैप है, दक्कन ट्रैप, इसके बारे में मैंने तुम्हें समझा ही दिया, इसके बारे में। तो पहले मैं ये समझाने जा रहा हूँ, तीसरे नंबर का नहीं वाला, क्या नाम है इसका, तीसरे नंबर का दक्कन ट्रैप तो मैंने समझा दिया। दक्कन ट्रैप के बारे में कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप ही पूरा इस तरह बना हुआ, निर्माण सबका इस तरह ही हुआ। अब ये इसकी विशेषता समझते हैं हम। जो तीसरे नंबर पर, जो कर्नाटक, जो हमारा ये क्या कहते हैं, कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार तीसरे नंबर का, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा, और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। जो कर्नाटक का पठार, मैसूर का पठार तीसरे नंबर का, देखो मैंने तीर का चिन्ह खींच दिया और यहाँ से के बारे में सब कुछ लिखा हुआ, और मैं एक एक पॉइंट करके बताऊंगा आपको कि जो कर्नाटक का पठार उसकी क्या विशेषता। कर्नाटक का पठार दक्कन के पठार का भाग, क्योंकि जो दक्कन का पठार है ना, इसको 3 भागों, 3 क्षेत्रों में विभाजित करा गया। एक महाराष्ट्र का पठार जिसे हम दक्कन का पठार कहते हैं, एक आंध्रा का पठार, और एक कर्नाटक का पठार। और जो हम कर्नाटक का पठार समझने की कोशिश कर रहे हैं, कर्नाटक के पठार को मैसूर का पठार भी कहते हैं। मैसूर, ठीक। ये मैंने पढ़ा दिया तुम्हें इसके बारे में, ठीक। आ जाओ कर्नाटक के पठार के बारे में समझो। कर्नाटक के पठार, देखिए यहाँ ये जो दक्कन ट्रैप दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ आपको ये पता होगा कि यहाँ ना पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत के डायरेक्ट बराबर में दिखाई देगा ना ये वाला भाग, ये जो आपको दिखाई दे रहा, इस भाग को जो ये दक्कन ट्रैप से लगा हुआ भाग है, इसके डायरेक्ट पूर्व में जो हमारा यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत है, जिसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, उसके डायरेक्ट पूर्व में एक क्षेत्र पड़ता। उस क्षेत्र को ना हम मलनाड के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मलनाड, ये दक्कन ट्रैप, जो हमारा दक्कन ट्रैप है कर्नाटक का पठार है, उसका ही भाग मलनाड के नाम से जानते हैं। मलनाड, इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं, मलनाड कौन सा क्षेत्र है, ठीक। ये कर्नाटक पठार का ही भाग है।
इसकी खास बात क्या हो, इसकी खास बात और क्या क्या खास बात है इसकी, ये कर्नाटक का पठार है ना, यहाँ ना कृष्णामुख और बाबा बुदनगिरी, ये कुंद्रेमुख और बाबा बुदनगिरी। कुंद्रेमुख की विशेषता बताई थी मैंने तुम, यहाँ कॉफी का सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो। अब बाबा बुदनगिरी वही थे जो कॉफी के लिए फेमस थे, पिछले वाली वीडियो में सब बताया गया। समझ में आया बात? या कुंद्रेमुख और बाबा बुदनगिरी की पहाड़ियां बहुत फेमस है, कर्नाटक के पठार के पहाड़ी के अंतर्गत आती है, कर्नाटक के पठार में आती है पहाड़ियां। एक तो बुदनगिरी, बाबा बुदनगिरी की पहाड़ी और कुंद्रेमुख पहाड़ी, वे ना कर्नाटक के पठार के अंतर्गत ही आती है। ये बात पता होना चाहिए। जहां मलनाड का क्षेत्र पड़ता है, मलनाड पता लग गया ना, कर्नाटक पठार का ही भाग। उसके बाद खास बात, कर्नाटक पठार से ना पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां, शरावती नदी, इस पे एक जोग जलप्रपात पूरे भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। पूरे भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा? कर्नाटक के अंदर ही जोग जलप्रपात। मैंने कहा यहाँ ना एक नदी बहती है, वो नदी ना पश्चिम की तरफ बहती है, इधर बहती है पश्चिम की तरफ, और उस पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी पर ना ऐसे पश्चिम की तरफ बहती है, ऐसे बहती है नदी, स्थानीय नदी यहाँ से लोकल से निकलती है, मलनाड क्षेत्र के दूर से निकलती है, और उस पर एक जलप्रपात पड़ता है, उसमें जोग जलप्रपात। जोग तुम देखना जरूर, उसके बारे में सर्च करके, जोग या गेरसोपिया, उसका नाम है गेरसोपिया जलप्रपात। गेरसोपिया कह दो, जोग जलप्रपात कह दो। एक और भी नाम है उसका, महात्मा गांधी जलप्रपात। तो कितने नाम उसके? 3। जोग जलप्रपात कह दो, और नदी का नाम है शरावती नदी, इसी पठार से निकलती है, कर्नाटक के पठार से। तो बस शरावती नदी कहां से निकलती है? कर्नाटक के पठार से, और शरावती नदी कहां जाती है? पश्चिम की तरफ। कहां जाती है? जल अपना कहां जाती है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी तरफ जाती है, अरब सागर में जल गिराती है, और उस पर बीचों बीच जैसे नदी जा रही शरावती नदी, उसमें बीचों बीच सुंदर झरना बना हुआ। पूरे भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात वही है। समझ में आया बात? है नाम बताओ उसका क्या है? जोग जलप्रपात। जोंक नहीं है, जोग जलप्रपात, यह हम दूसरे नाम से जानते। सो इसका नाम नहीं, एक नाम है गैरसोपिया, ऐसे लिखते हैं गैरसोपिया। देखो गैर ऐसे समझ में, सोपिया गलत नहीं लिखना ना, स्थानीय भाषा में लोग कहते हैं सब वहां के। गैरसोपिया जलप्रपात ऐसे महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। इस गैरसोपिया वाले को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। बहुत बड़ा है, इसकी तो ऊंचाई भी लिख लेना सर्च करके, इसलिए मुझे शरावती नदी पर पढ़ाने पड़ी। हो सकता है फ्यूचर में कभी भी यू पूछ लो, यूपीएससी पीरियड पूछ लो, पीसीएस पीरियड पूछ लो, 4 नदी का नाम दे देगा, उनकी लोकेशन पूछेगा, नदी कहां है वो, या नदी कहां है वो, फिर समस्या नहीं खड़ी जाएगी। अगर उसने दे दिया शरावती नदी तो ऑप्शन काटने में आसानी नहीं आएगी। तो शरावती नदी कहां बहती है? शरावती नदी या यहाँ बहती है कर्नाटक के अंदर। कहां से निकलती है? पठार से निकलती है, कर्नाटक के पठार से। कर्नाटक का पठार किसका हिस्सा? दक्कन पठार का। दक्कन का पठार कितने भागों में बटा हुआ? 3 भागों में। नंबर 1, पहला नंबर महाराष्ट्र का पठार, आंध्रा का पठार, कर्नाटक का पठार। समझ में आया बात? या इस देखो, ये महाराष्ट्र का पठार, आंध्रा का पठार, कर्नाटक का पठार, इसके बारे में समझ लिए, इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे, इसके बारे में बताऊंगा थोड़ी देर बाद। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में ही नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? किसका पठार समझ रहे हैं? कर्नाटक का या मैसूर का पठार, ये समझने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ ना एक और नदी बहती है, उसका नाम है बराही नदी। इससे नदी बहती है, एक नदी और बहती है, बाराही नदी बहती है। और जो बाराही नदी बहती है ना, बाराही नदी, इस बाराही नदी पर ना एक और जलप्रपात बनता दिखाई देगा तुम्हें, एक और जलप्रपात देगा बाराही नदी पर। ये तो बैठती है, इसी पठार से निकलती बाराही नदी पर, उसको कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल बहुत फेमस है, कई बार पूछ लिया कुचिकल जलप्रपात। जो छोटी छोटी परीक्षा में बहुत सवाल पूछा है ऐसे कुचिकल जलप्रपात कहाँ सी, समझ में आया बात है? जोग जलप्रपात कहाँ सी, समझ में आया बात है? इसे किस नाम राज्य में पड़ता है? छोटी छोटी परीक्षाओं पूछ सकते हैं सब, याद रहेगी बात? क्या नाम है? कुचिकल, कुचिकोल भी लिखा हुआ कुछ किताबों में, कुचिकल भी लिखा हुआ, सही नाम है कुचिकल, कुचिकोल भी लिखा हुआ। तो कुचिकल कह दो, कुचिकोल कह दो, एक ही मतलब हो। कुचिकल जलप्रपात ये आपका कौन सी नदी पर? बाराही नदी। अब बता किसकी सहायक नदी? या कृष्णा नदी की सहायक नदी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है बाराही नदी। समझ में आया बात? है कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आ रही नहीं आ रही तुम्हारी। अब हम पढ़ते हैं आंध्रा का पठार। किसका? लास्ट रह चुका आंध्रा का पठार, ये भी देख लो। आंध्रा के पठार को देखो, कुछ ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ इसका तटीय भाग होगा, पढ़ लो यार, कौन सा भाग है इसका? तटीय भाग। जो यहाँ तो बीच बीच एक नदी बहती है, उस नदी का नाम तो पता होगा, इसका नाम है बेटे गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? इसके उत्तर वाला भाग है ना, उत्तर वाले भाग को तेलंगाना का पठार बोलते हैं। तेलंगाना का पठार, कौन सा पठार?
याद रहेगी बात या? तेलंगाना का पठार, ये अधिक उपजाऊ है, जो ऊपर वाला भाग तेलंगाना का पठार, खास बात अधिक उपजाऊ है, ये अधिक उपजाऊ है। जो नीचे वाला भाग है ना, नीचे वाला भाग, इसे बोलते हैं रॉयल सीमा का पठार, रॉयल सीमा पठार, रॉयल सीमा पठार, ये नीचे वाला भाग है। कृष्णा नदी के उत्तर, अच्छा कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है बता दो, कौन सी चोटी से? महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी, उत्तरी सह्याद्री से कृष्णा नदी, गोदावरी कृष्णा कावेरी, पक्की बात, सोच लो। हाँ महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, महाराष्ट्र के अंदर ही तो महाबलेश्वर चोटी, ठीक। तो महाबलेश्वर चोटी से निकलती है कृष्णा नदी, और जो कृष्णा नदी ना, कृष्णा नदी जब इस पठार के बीच बीच से गुजरती है तो ऊपर वाले भाग को तेलंगाना, आंध्रा का पठार है, इस पूरे का नाम आंध्रा का पठार। किसका? आंध्रा, आंध्रा मतलब आंध्र प्रदेश के नाम पर रखा गया, आंध्रा का पठार, आंध्रा का पठार, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया। इतनी बात बताओ, समझ में आई? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? तो उसके बाद जो ऊपर वाला भाग है तेलंगाना का पठार, बहुत अधिक मात्रा में उपजाऊ, मैं गया हूँ तेलंगाना में, समझ। नीचे वाला भाग है, इसे बोलते हैं रॉयल सीमा का पठार, रॉयल सीमा का पठार। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ नदी आती है ना, नदी आती है, यहाँ एक झील का निर्माण हुआ, उस झील का नाम है कोल्लरू झील, बहुत फेमस है ना, याद रखना, तेलंगाना के अंदर पड़ती है, कोल्लेरू, कोल्लेरू झील। इसकी खास बात है डेल्टाई झील है, डेल्टाई झील, डेल्टाई झील, याद रहेगी बात या? ऐसे समझो, डेल्टा यानी कृष्णा नदी आई थी ना, तो बहुत मिट्टी गाद काट कर ले गई और एक झील का निर्माण कर दिया, उस झील को हम डेल्टाई झील कहते हैं, डेल्टाई झील। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कौन सी झील के बारे में बताया अभी? यहाँ एक, यही तेलंगाना के अंदर एक और झील पाई जा, इसके तट, उसका नाम, उसका नाम, जो झील पाई जा उसका नाम पुलिकट झील। अभी मैं झील नहीं पढ़ा रहा, लेकिन चर्चाएं कर देता हूँ जब जिक्र होगा तो। पुलिकट, पुलिकट, पुलिकट झील, ये लगून झील है एक प्रकार की, लगून, लगून झील, ये हम समझाएंगे आपको लगून झील क्या हो। मैंने पहले पढ़ा था वो वर्ल्ड जियोग्राफी में, कौन थी वो लगून झील, समझ में आया बात? है इतनी बात बता दो मुझे, ये आंध्रा का पठार समझ में आया नहीं है? आंध्र के पठार की बस यही विशेषता, और कोई विशेषता नहीं है। दक्कन ट्रैप के बारे में हमने पढ़ लिया था, समझ में आया बात है? दक्कन ट्रैप के बारे में इतनी बातें बहुत, ये पूरा का पूरा दक्कन ट्रैप ही हो, जो महाराष्ट्र का पठार है। महाराष्ट्र के पठार में मुझे लगा कुछ खास पॉइंट होगा तो मैं बता दूंगा, समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना बता दो, मुझे समझ में नहीं आया। आज हमने क्या 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 पढ़ लिया, एक बार मोटे मोटे तरीके से रिवाइज कर लो। ये कितने नंबर के कितने पठार पढ़ लेंगे? 4 5 5 हो गए, 5 के बाद ये 6ठे नंबर का पठार है, ये 6ठे नंबर का पठार। अब पूरे का नाम क्या है? दक्कन पठार, दक्कन, दक्कन का पठार, दक्कन, दक्कन का पठार है, विंध्याचल तक फैला हुआ, कुछ नहीं पॉइंट छोड़ना, समझ में आए? और थोड़ा सा भी डाउट हो ना, समझ में बात है, सब लिखना। जब भी कोई नदी पढ़ो ना, नंबर फर्स्ट उसका स्रोत कहाँ से आ रही है, मुझसे भी पूछ लो, समझ में आई बात? या नहीं पता तो लेकिन तो फिर घर जाकर सर्च करो अपने नोट्स को, तब लिखो, गलत मत लिखो। दूसरे नंबर पर उसको कोई मुख्य जल बांध तो नहीं बना हुआ, बांध बना तो नोट कर दो उसमें वहीं, ये तुम्हारी मेहनत तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। तीसरी खास बात यह, उसको कोई नेशनल पार्क तो नहीं है, अगर कोई नेशनल पार्क है ना उसके आसपास, वो भी लिख लो नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क नहीं है तो बायोस्फीयर रिजर्व को तो छोड़ रहे हैं बिल्कुल भी। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हर साल यूपीएससी सवाल निकालता है, एक पीटी में सवाल पक्का है यहाँ से, हर साल निकालना है यहाँ तो सवाल। इतनी बात बता दो, समझ में ही नहीं है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? उसके बाद है ना, जो बीच वाला भाग है, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र वाला पठार, इसे भी थोड़ा थोड़ा देख लो। चलो यहाँ लिखा हुआ, ये बेसाल चट्टानों से बना हुआ, मैंने पहले बता दिया वहां तुम्हें सब, ठीक। काली मिट्टी, यहाँ काली मिट्टी से संपन्न है, समझ में आ बात है? कपास की खेती के लिए बहुत फेमस है यहाँ तक। इसकी खास बात है, इस यहाँ तक एक गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के पठार तक, गोदावरी नदी। अच्छा गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्रिम्बकेश्वर चोटी तक, आया समझ में? त्रिम्बकेश्वर 1465 के आसपास किलोमीटर लंबाई है उसकी, गोदावरी नदी निकलती है और यहाँ ऐसे चली जाती है, यहाँ से निकलती है ऐसे चली जाती है बीचों बीच। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की 1465 किलोमीटर के आसपास लंबाई है उसकी, समझ में आया बात? या वह ना महाराष्ट्र के पठार से निकलती है, वो मैंने सब चीज बता चुका तुम्हें, ऐसे समझ में। गोदावरी नदी इसकी खास बात क्या है, यहाँ की कुछ फेमस पर्यटक स्थल, जैसे एक पहाड़िया जैसे बालघाट, बालघाट यहाँ की महाराष्ट्र पठार की, सतमाला, सतमाला, अजंता का नाम सुना है? अजंता की गुफाएं इतिहास में पढ़ोगे, अजंता की गुफाएं भी यहीं पड़ती है महाराष्ट्र के अंदर, अजंता की एलोरा की गुफाएं हैं, समझ में आया बात? या
हाँ, अजंता की गुफा यहीं पड़ती है महाराष्ट्र के अंदर। हरिचंद्र की पहाड़ियां यहीं पड़ती है, हरिचंद्र की पहाड़ियां। हरिचंद, देवीचंद नहीं, हरिचंद। इतनी बात बता दो मुझे, समझ में आई नहीं? तीनों क्लियर हो चुके, इतना बहुत है। पहला भी पठार भी महाराष्ट्र का पठार भी क्लियर हो चुका, दूसरा पठार भी हमारा क्लियर हो चुका, और तीसरे नंबर का पठार भी हमारा क्लियर हो चुका। समझ में आ बात है? कोई दिक्कत? ये तीर का चिन्ह देकर ये पूरे के बारे में ये दे रखा है यहाँ से, पूरे के बारे में कभी सोचो दूसरे के बारे में लिख रखा। बाकी तो मैंने सब वीडियो में तुम्हें बता ही दिया। समझ में आ बात है? कोई प्रॉब्लम है मुझे यहाँ तक बता दो। कोई प्रॉब्लम? अब मूवी देखोगे? ठीक, मूवी दिखाऊंगा। हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तुम्हें कैसे लिखता इसका उत्तर? समझ में आ बात है? दक्कन ट्रैप के अंदर कैसे लिखता? ठीक, वो बहुत जरूरी हो। भाषा शैली का ऐसे बताने से ना तुम्हारे अंदर एक अलग प्रकार की भाषा शैली डेवलप हो, और एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस जाता कि हम भी लिख सकते हैं, ऐसा तो कुछ है तो नहीं। आज समझ में, मैं तुम्हारी जगह होता तो कैसे लिखता है इसके बारे में? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मैं ना 5 साल का बच्चा हूँ, मैं ऐसे लिखता। समझ में आया बात है? लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता, ऐसे लिखने बैठा, मुझे समझ दिया बस, जैसे तुमने समझा ऐसे मैंने समझा। मेरी बच्चा तुम्हारी भेजेगा तो मैं कैसे लिखता? दक्कन ट्रैप के बारे में मुझे वर्णन करना। दक्कन ट्रैप तो कहाँ से पॉइंट निकाल कर लेकर आता दक्कन ट्रैप के बारे में। दक्कन ट्रैप का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा केरल के ऊपरी हिस्सों तक फैला हुआ है। यह 1,88,800 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला है। यह प्राचीन भूखंड का सर्वाधिक भाग बनाता है। यह प्राचीन भूखंड के लगभग 20% हिस्से पर पाया जाता है। समझ में आया बात? या इस दक्कन ट्रैप का निर्माण यहाँ तो सुनिएगा, इस दक्कन ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी उद्गारों से निकलने वाले ज्वालामुखी लावा के कारण हुआ है। यह ऊपर जम जाने वाले लावा जिसे बेसाल्ट चट्टाने कहते हैं, बेसाल्ट चट्टानों के कारण इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण 66 से 67 मिलियन वर्ष पूर्व क्रीटेशियस युग में हुआ है। कौन से युग में? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना तो मैं ये ऐसे लिख कर फिर सोच कभी इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं? अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 महाराष्ट्र का पठार, जिसे दक्कन के पठार के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 आंध्रा का पठार। नंबर 3 कर्नाटक का पठार। अब हम हेडिंग बनाएंगे। नंबर 1 महाराष्ट्र का पठार, उसके अंदर ये सब पॉइंट लिख डालेंगे, तो एक पॉइंट करोगे। उसके बाद हेडिंग बनाएंगे कर्नाटक का पठार, ये सारा पॉइंट लिख दोगे इसके अंदर। उसके बाद हेडिंग बनाओगे कौन सा पठार है, किसका? आंध्रा का पठार। आंध्रा के पठार के अंदर की छोटी छोटी बातें लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्वेश्चन तैयार हो चुका होगा। इतना ही लिखना होता है यूपीएससी में। समझ में आ बात है? पीसीएस में इतना लिखना होता। ठीक, सही है ठीक। 2-4 लाइन बढ़ा सकते हो तो बढ़ा सकते हो, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ। लेकिन मैंने इतना फैक्ट दे दिया, बहुत। अगर याद रह जाए ना तो सर्वाधिक नंबर मिलेंगे, सबसे अच्छे नंबर मिलेंगे अगर इतने फैक्ट याद रह जाए तो तुम्हारे। लेकिन याद ये होते नहीं, याद करने से याद हो, डेली याद करना पड़ता है, मेहनत से, प्यार से, लगन से बनाना पड़ता है। समझ में आ बात है? चलो मिलते हैं बाद में।